चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एम्प्लॉय एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग में हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा कॉस्ट में क्या मेजर कंपोनेंट होते हैं। मटेरियल होता है, लेबर होता है और ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है, मटेरियल होता है, लेबर होता है और ओवरहेड्स होते हैं। तो मटेरियल हमने डिटेल में पहले ही पिछले टॉपिक में फिनिश किया है, कंप्लीट किया है। अब हम देखेंगे दूसरा मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज, जो कि है लेबर। इसके बाद के टॉपिक में हम देखेंगे ओवरहेड्स। तो आइए देखते हैं लेबर मतलब होता क्या है ये समझेंगे। तो एम्प्लॉय कॉस्ट, हमारे टॉपिक का नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय कॉस्ट में होता क्या है। एम्प्लॉय कॉस्ट इज वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स एक्सेट्रा पेड टू एन एम्प्लॉय एंड चार्ज टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज लेबर कॉस्ट। मतलब हम किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी नॉमेनक्लेचर में दो, चाहे हम उसे वेजेस कहे, चाहे हम उसे सैलरी कहे, चाहे हम उसे रेम्यूनरेशन कहे, चाहे हम उसे बोनस कहे, चाहे हमें उसे इंसेंटिव्स कहे, ये जितने भी है नाम अलग अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें ब्रॉड टर्म में किस में इंक्लूड की जाती है। ये ब्रॉड टर्म में इंक्लूड की जाती है एम्प्लॉय कॉस्ट में। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट। हम हमारे लेबर को वेजेस दे रहे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, उसका पीएफ का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ओवर टाइम प्रीमियम दे रहे हैं, ओवर टाइम बोनस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें है एम्प्लॉय कॉस्ट। ये सब मिलके बनता है हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट। देखिए जैसे मटेरियल एक मेजर कंपोनेंट था, है ना, हमने देखा था किसी भी प्रोडक्ट का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मटेरियल होता है। लेकिन उसी के साथ साथ लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेबर उसे असेंबल नहीं करेगा या उसे प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेबर उसकी फिजिकल एक्टिविटी या ब्रेन का यूज़ नहीं करेगा या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो वो जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा, या वो सर्विस जो है वो सर्विस रेंडर ही नहीं होगी। तो इसीलिए लेबर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की कॉस्ट का। तो ये एकदम थेरोटिकल है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको पढ़नी है। इसके बाद देखते हैं एम्प्लॉय मतलब ही लेबर कॉस्ट क्या होता है। बेनिफिट्स पेड और पेएबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ एन एंटिटी वेदर परमानेंट और टेम्पररी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब क्या है कि जो हम बेनिफिट्स दे रहे हैं या जो पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट करने वाले हैं किसे, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है। एम्प्लॉयज़ कैसे, परमानेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि पेमेंट डन और पेएबल। ठीक है, टू हुम, एम्प्लॉयज़ मतलब या लेबर, कैसे, इधर परमानेंट और टेम्पररी, मतलब इनमें से किसी को भी हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा लेबर कॉस्ट। ये क्या है, लेबर कॉस्ट। पेमेंट डन और पेएबल टू एम्प्लॉय और लेबर वेदर टेम्पररी और परमानेंट, फॉर किस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। उनसे हमने कोई सर्विसेज ली है, उन्होंने हमें क्या सर्विसेज दी है, उन्होंने हमारे फैक्ट्री में आके काम किया, हमारे शॉप में आके काम किया, तो ये सर्विसेज उन्होंने रेंडर की है, इसके बदले में हम उन्हें कंसिडरेशन देख रहे हैं। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, लॉ में, फाउंडेशन में, कंसिडरेशन। तो उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनकी सर्विसेज है, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी सर्विस का कंसिडरेशन क्या हो रहा है, पेमेंट। उस पेमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, लेबर कॉस्ट। उस पेमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, लेबर कॉस्ट। तो इसमें क्या क्या आता है बेटा, वेजेस एंड सैलरीज जो हम पे करते हैं, अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स। अलाउंसेस मतलब क्या होता है, जैसे कि मेडिकल अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस। मेडिकल अलाउंसेस मतलब कैसा होता है कि सैलरी में कुछ हम 2,500, 5,000, 10,000, 50,000, जैसे कि हमारा बेसिक सैलरी है समझो 1,00,000, इसके अलावा हमें कुछ अलाउंसेस मिलते हैं या हमें परक्विजिट्स मिलते हैं, जो कि आप डिटेल में पढ़ोगे डायरेक्ट टैक्स के पेपर में भी आप पढ़ोगे। तो अलाउंसेस क्या होते हैं,
जो एडिशन टू हमारा बेसिक सैलरी के अलावा जो हमें मिलता है, अलाउंसेस स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस। अगर हमारे जॉब का काम कुछ नेचर ऐसा है कि हमें ट्रैवल करना पड़ता है, तो हमें ट्रैवल के नाम पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस देता है वो। जैसे कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा जो मेडिकल का खर्चा है वो एक्सपेंस कौन बेयर करते हैं, कंपनी बेयर करती है, तो वो मेडिकल अलाउंसेस देता है। अब कंपनी में जॉब करने के लिए हम दूसरी सिटी में शिफ्ट हुए हैं, तो हमें हाउस का रेंट भरना पड़ता है, तो उसका जो पेमेंट देता है कंपनी, हाउस रेंट अलाउंसेस होता है। तो ये अलाउंसेस भी क्या होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होता है। पेमेंट फॉर ओवर टाइम्स, मान लीजिए हमारी 8 घंटे की ड्यूटी है, मॉर्निंग 10 to 6, मॉर्निंग 10 to 6 हमारा ड्यूटी है, लेकिन हम उसके बाद भी वर्कलोड की वजह से ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, तो हमें ओवर टाइम पेमेंट मिलता है, ओवर टाइम प्रीमियम मिलता है। तो जो ओवर टाइम है वो भी क्या होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट का ही पार्ट है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर वेलफेयर फंड, आपने कुछ सुना है क्या, प्रोविडेंट फंड नाम का कुछ होता है, एक फंड होता है। जैसे कि हम नॉर्मल लेमैन के लिए हमारा पीएफ होता है, लेकिन अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉई हर महीने कुछ ना कुछ उसमें पैसा जमा करता है, और जितना एम्प्लॉय जमा करता है उतना ही एम्प्लॉयर, मतलब जो काम दे रहा है हमें, वो भी जमा करता है। मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलके कंट्रीब्यूशन करते हैं किसमें, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में। तो ये जो एम्प्लॉयर दे रहा है ये तो एक पार्ट ऑफ सैलरी जैसा ही हो गया ना, मुझे तो कुछ बेनिफिट ही मिल रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, और ये क्या है, एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट है। तो ये कौन और किससे रिलेटेड कॉस्ट है, एम्प्लॉय से रिलेटेड कॉस्ट है, तो इसलिए क्या हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया ये। अदर बेनिफिट्स जैसे कि लीव विथ पे, आप छुट्टी मारो फिर भी आपको पेमेंट मिलेगा, यस ऐसा होता है। साल में कुछ नंबर ऑफ डेज ऐसे होते हैं जी जब हम ऑफिस नहीं भी जाते फिर भी हमें पेमेंट मिलता है, ऐसे उसे क्या बोलते हैं, लीव विथ पे। और सब्सिडाइज फूड, यस ये भी होता है। आप अगर कंपनी की कैंटीन में खाते हो तो आपको जो पनीर बटर मसाला बाहर 200 का मिल रहा है, कंपनी की कैंटीन में हो सकता है वो 50 में मिले, हो सकता है वो 100 में मिले, तो उसकी कॉस्ट आज भी 200 है, लेकिन कंपनी आपको सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड कर रही है, तो ये तो आपका बेनिफिट है। आप तो सिर्फ 100 रुपये दे रहे हो, और बचा हुआ जो उस कैंटीन वाले का नुकसान हो रहा है वो कौन देता है, एक कंपनी देती है। तो ये इन शॉर्ट ये तो कंपनी के लिए कॉस्ट हो गया ना, तो ये क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट कितने तरह की है देखेंगे, एक तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और एक इनडायरेक्ट, कुछ डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कौन से होते हैं, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये वो एम्प्लॉयज़ है या ये वो कॉस्ट है जो हम डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप हम कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये हैंडसेट मोबाइल फ़ोन बना है, तो ये मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए चिंटू मिंटू ने इतना इतना आवर्स काम किया है ना, हमारे इंजीनियर ने इस मोबाइल फ़ोन को असेंबल करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए इतना टाइम दिया है, तो उनकी जो सैलरी है वो क्या हो जाएंगी, उस मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ना, जो लेबर फैक्ट्री में आके काम कर रहा है किसी प्रोडक्ट पे या किसी जॉब पे या किसी एक्टिविटी पे या किसी कॉस्ट सेंटर पे, तो ये क्या हो रहा है, हमारे लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो सर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कुछ होता है, यस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या होगा, जैसे कि हमारे फैक्ट्री का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है क्या, वो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ हेल्प कर रहा है क्या, नहीं, वो क्या कर रहा है, पूरे प्रीमाइसेस को सिक्योरिटी दे रहा है, तो फिर सर उसे निकाल देते हैं ना, जब वो मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो उसे निकाल देते हैं। लेकिन उससे निकाल देंगे तो सिक्योरिटी रिस्क पे आ जाएगी, तो सिक्योरिटी का डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो उसका कंट्रीब्यूशन है ना प्रोडक्शन में। तो इनडायरेक्ट लेबर का एग्जांपल हो गया हमारा सिक्योरिटी गार्ड या स्टोर्स कीपर या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के एग्जांपल, विच कैनॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। एम्प्लॉयज हु आर डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन, हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन, कैन बी इजीली आइडेंटिफाइबल एंड अलोकेटेड, ईजी है, पता है कि चिंटू ने इस मशीन पे इतने आवर्स काम किया, उसकी एक आवर की सैलरी इतनी है, और तो उसने 10 आवर्स काम किया, तो 10 आवर्स इंटू उसका रेट, उसका कॉस्ट आ गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या उस पर्टिकुलर जॉब पे। लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज अपोर्शन ऑन सम अप्रोप्रिएट बेसिस,
मतलब हम सिक्योरिटी, हम जैसे मोबाइल भी बनाते हैं, हेडफोन्स भी बनाते हैं, अलग अलग तरह के मोबाइल्स बनाते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड का जो सैलरी है वो कौन से मोबाइल पे चार्ज करेंगे, मोबाइल पे करेंगे या हेडफोन्स पे करेंगे, या मोबाइल पे करेंगे तो कौन से मॉडल पे करेंगे, ये चैलेंज है ना। तो इसे हम अलोकेट करते हैं, एक अप्रोप्रिएट बेसिस पे हम इसे अलोकेट करते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है कि चिंटू, अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा लेबर लगेगा, मतलब जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट लगेगा, है ना। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर क्यों हो रही है, प्रोडक्शन करने के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी इनकर क्यों हो रही है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर हो रही है। तो जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन की लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में वैसा है क्या, फैक्ट्री चलाओ या ना चलाओ सिक्योरिटी गार्ड को तो पेमेंट करना ही है, प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा उससे कोई लेना देना नहीं, सिक्योरिटी गार्ड को पेमेंट करनी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पेमेंट करनी है। तो मे नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। होप सो आपको ये क्लियरली समझ में आया हो। आप चाहो तो इसे रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, या जब कभी भी टाइम मिले, कभी डाउट आए तो इसे फिर से देख सकते हो। एम्प्लॉई लेबर कॉस्ट कंट्रोल। अच्छा, अब हम कॉस्टिंग में कॉस्ट के साथ साथ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना। प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब हमारी कॉस्ट कम होगी। तो हमें कॉस्ट कंट्रोल करनी है, तो हमने मटेरियल टॉपिक में देखा था, मटेरियल कॉस्ट को हम कंट्रोल कर रहे थे। उसी तरह लेबर में भी एम्प्लॉय कॉस्ट को हम कंट्रोल करेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बींग्स, है ना। टू कंट्रोल एम्प्लॉय कॉस्ट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल मीन्स कंट्रोल ओवर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन एम्प्लॉयज। हमें एम्प्लॉय कॉस्ट क्या करना है, कम करना है। एम्प्लॉय कॉस्ट कम करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि सबको सैलरी कम देंगे, हमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम नहीं करना है, हमें ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट कम करना है, मतलब पर यूनिट एम्प्लॉय कॉस्ट कम करना है। हमारी जो सैलरी पे कर रहे हैं ना, हम जिस एम्प्लॉय को जितने सैलरी पे कर रहे हैं उतना हमें आउटपुट मिलना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि मिस्टर एक्स जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कम हो, लेकिन हम ये चाहते कि मिस्टर एक्स को हमने जितनी सैलरी दी है उतनी सैलरी के अकॉर्डिंगली उसने हमें आउटपुट देना चाहिए, उसने इफ़िशिएंटली वर्क करके हमें लिए इफ़िशिएंट आउटपुट देना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो, ना कि हमारे लेबर को कम पैसा मिले, ना कि हमारे एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी मिले। हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट मिनिमाइज करना है। कैसी, पर यूनिट, मतलब हम जो पेमेंट कर रहे हैं सैलरी का, वेजेस का, उसका हमें बेस्ट आउटपुट मिले, उसका हमें बेस्ट रिजल्ट मिले, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। द एम शुड बी टू कीप द वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, अब देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमारी कंपनी में क्या होते हैं। एक होता है पर्सोनल डिपार्टमेंट। ठीक है, पर्सोनल डिपार्टमेंट मतलब जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट वालों का काम क्या होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को एक नया ऑर्डर मिला है, नया ऑर्डर के लिए उन्हें 25 एम्प्लॉयज़ का काम था, 25 लेबर का। तो वो क्या करेंगे, वो पर्सोनल डिपार्टमेंट को बोलेंगे, हे पर्सोनल डिपार्टमेंट, हमें ये नया काम मिला है, इसके लिए हमें 25 एम्प्लॉयज़ का काम है। 25 में से 5 एकदम प्रोफेशनल लेवल के होने चाहिए, टेक्निकल इंजीनियर होने चाहिए। उसमें से 10 एम्प्लॉयज़ लेमैन चलेंगे जो फील्ड पे काम किए है, 5 एक इंटर्न चल सकते हैं। ऐसे मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयज़ की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो किसे बोलते हैं, वो एचआर डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर कोई वैकेंसी है, अकाउंटेंट चाहिए या कैशियर चाहिए, तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाके हायर नहीं करेगा, वो हायर कौन करेगा, एचआर डिपार्टमेंट, मतलब ये हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट। On receipt of employee requisition from the various department, it searches for the required skilled and qualification। जो डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट होती है वो डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट भी किसे बताता है, पर्सनल डिपार्टमेंट को बताता है कि हमें इतना क्वालिफाइड चाहिए, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, या हमें कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, या हमें इंजीनियर चाहिए, या हमें लेमैन चलता है, या हमें बीकॉम वाला चाहिए, इतना इतना एक्सपीरियंस वाला चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, ये एज ग्रुप में होना चाहिए। ये सारे स्पेसिफिकेशन कौन देता है, जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी होती है, किसे देता है, पर्सनल डिपार्टमेंट को। पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करता है, हायरिंग करता है। It ensures that the persons recruited possess the requisite qualification and skills required for the job। पर्सनल डिपार्टमेंट ये ध्यान रखता है कि जिसे वो हायर करता है वो पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हो, उसमें उतनी क्वालिफिकेशन हो, उतनी स्किल्स हो। अरेंजेस प्रॉपर ट्रेनिंग
जो नया स्टाफ आता है उसे ट्रेनिंग देना होता है, तो उसकी ट्रेनिंग का जिम्मा किसका होता है? पर्सनल डिपार्टमेंट का। इसी के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग हमारा स्टाफ है उनको भी तो ट्रेनिंग टाइम टू टाइम लगती है अपडेशन के लिए, तो वर्कशॉप्स लेना होता है। तो ये कौन कौन कंडक्ट करता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। इतना ही नहीं, क्रिसमस होता है, दिवाली होती है, तो इसका सेलिब्रेशन का काम भी कौन करता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। पिकनिक पे कौन ले जाता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ये सारे इवेंट्स जो होते हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज से लेके ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है ये कौन हैंडल करता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। मेंटेन्स ऑल पर्सनल्स एंड जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के जो भी रिकॉर्ड होते हैं, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, CA का मेंबरशिप, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनका ID प्रूफ वगैरह, ये सारी चीज़ें कौन रखता है? पर्सनल डिपार्टमेंट रखता है अपने पास। इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट, हमने देखा था ना मटेरियल प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप 1 में क्या था? ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या था? ये स्पेसिफिकेशन देता था कि हमें ये चीज़ प्रोड्यूस करना है, ये स्पेसिफिकेशन का प्रोड्यूस करना है, इसके लिए ये रॉ मटेरियल लगेगा, ऐसी कैटेगरी का एम्प्लॉय लगेगा और इतना टाइम लगेगा। ये सारी बातें हमें कौन बता रहा था? हमारा इंजीनियरिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। तो वही ये प्रिपेयर प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर सच जॉब, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, जो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस देगा, ट्रेनिंग देगा कि हमें ये प्रोडक्ट ऐसे मैन्युफैक्चर करना है, इसे ऐसे असेंबल करना है, इसमें ये फीचर होना चाहिए, इसमें इतना टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना है, ये सारी बातें कौन बताएगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सुपरवाइजर्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एक्चुअल में चलती होती है तो सही कौन सी है ये तो इन्हें ही पता है ना, तो ये लोग ही सुपरवाइज करते हैं। कंडक्ट्स टाइम एंड मोशन स्टडीज। टाइम एंड मोशन स्टडीज़ हमें फाइनल में है, एक गिलबर्थ नाम के साइंटिस्ट थे, मतलब इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने निकाला था टाइम एंड मोशन स्टडीज़, तो उनके नाम पे ही वो उसका नाम रख दिया गया थर्बलिक स्टडीज़। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा किचन है, किचन में कैसा होता है कि हमारा किचन का लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हमारा किचन का लेआउट बहुत सही है तो हमारा काम ईजी होगा, मतलब ज़्यादा हमारे मोशंस कम होंगे। जैसे कि हमारे ये फैक्ट्री का गोडाउन है, रॉ मटेरियल आ गया, ये हमारा फैक्ट्री गेट है, रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल को हमने स्टोर किया है यहाँ पे, ठीक है, या रॉ मटेरियल आ गया, उसको इंस्पेक्शन हमने किया यहाँ पे, फिर स्टोर करने के लिए हमने उसको लाया यहाँ पे, बाद में उसका एक्चुअल में यूज़ था यहाँ पे, ठीक है। तो कैसा हुआ, इतना सारा मोशन हो गया है ना, उस गुड्स को इतना सारा मूवमेंट मिल गया, और इतना सारा मूवमेंट हुआ तो उसको इतना टाइम भी लगा। इसी के जगह अगर ऐसा होता था कि फैक्ट्री गेट में रॉ मटेरियल आया, यहीं पे इंस्पेक्शन हो गया, स्टोरेज यहाँ होता था और प्रोडक्शन यहाँ होता था, प्रोडक्शन करके फिनिश गुड पैकेजिंग यहाँ होती थी, पैकेजिंग के बाद में फिनिश गुड्स फाइनल इंस्पेक्शन यहाँ होता था और फाइनल स्टोरेज यहाँ होता था और यहीं से बाहर निकलता था। तो कैसा मूवमेंट कम होता था, मूवमेंट कम होता था मतलब टाइम भी कम लगता था। तो इसकी भी एक स्टडी होती है, तो टाइम एंड मोशन स्टडीज़ बोलते हैं। ये भी कौन करता है? इंजीनियरिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं। अंडरटेक्स जॉब एनालिसिस, कंडक्ट्स जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। इसके बाद में होता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट मतलब वो डिपार्टमेंट जो टाइम रिकॉर्ड करता है कि एम्प्लॉय कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितना देर उसने टाइम पास किया, ये सब कौन रिकॉर्ड करता है? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड, है ना, टाइम कीपिंग। एंड टाइम स्पेंड बाय एन एम्प्लॉय ऑन वेरियस जॉब, मतलब टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग दो अलग अलग चीज़ें भी आगे डिटेल में हमें, तो आपको बस ये समझना है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट कौन सा होता है? अटेंडेंस का डिपार्टमेंट होता है, जो ये देखता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे आया, कितने बजे गया। इतना ही नहीं, वो टाइम बुकिंग भी करता है। टाइम बुकिंग मतलब उस एम्प्लॉय ने कितने देर कौन से प्रोडक्ट पे, कौन से जॉब पे, कौन सी एक्टिविटी पे कितना टाइम दिया है, ठीक है। पेरोल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट क्या होता है? जो पेरोल निकालता है, सैलरी निकालता है कि ये इंसान ये इस मंथ में इतने दिन आया, इतने दिन छुट्टी मारा, इतने दिन ओवर टाइम काम किया, तो उसका सैलरी इतना इतना बनता है। इसी के साथ साथ डिसबर्स करता है, सैलरी पेमेंट भी करता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसका काम क्या है कि कॉस्ट अक्यूमुलेट करेगा, कॉस्ट की स्टडी करेगा, कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी उससे कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो क्यों कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो क्यों ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे वेस्टेज है, ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं कौन देखता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट।
असेसमेंट ऑफ मैन पावर, हमें अगर एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल करनी है तो सबसे ज़्यादा कौन सी बातों पे ध्यान देना है हमें ये देखना है कि हमारा जो मैन पावर है वो कैसा है। हमें पहले असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमें देखना है कि हमें कितने लेबर्स का कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए हमें 50 लेबर्स चाहिए या 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो हमने 50 ही हायर करना चाहिए या 55 करना चाहिए, ना कि हमने 100 करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमने 100 कर लिया तो हमारा तो नुकसान यही हो गया ना। तो सबसे पहले हमने मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है हमने ये देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि हमें ये बॉक्स मूव करना है, बॉक्स मूव करने के लिए 2 इंसान सफिशिएंट है ना, 2 इंसान सफिशिएंट है, लेकिन हम बोले नहीं 2 नहीं हम 4 लगाएंगे काम जल्दी होएगा। तो ऐसा ना हो जाए, 2 लोग यहाँ से धक्का दे रहे हैं और 2 लोग यहाँ से धक्का दे रहे हैं, काम तो कुछ भी नहीं हुआ, ज़ीरो है ना। तो जितने का रिक्वायरमेंट है उतना ही होना चाहिए, ठीक है। जितने एम्प्लॉयज़ का जितने मैन पावर का ज़रूरत है उतना ही हमने हायर करना चाहिए। कंट्रोल ओवर टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। टाइम एंड मोशन स्टडीज़, कंट्रोल ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। ये क्या है हम डिटेल में समझेंगे। आइडल टाइम मतलब हमारे लेबर्स कितने देर खाली बैठे रहे, हम उन्हें काम नहीं दे पा रहे, ठीक है, या हमारा मशीनरी ब्रेक डाउन हो गया तो हमारा लेबर खाली बैठेगा, तो आइडल टाइम पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। ओवर टाइम पे भी कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे लेबर्स को हर बार ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। अगर ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है तो जो ओवर टाइम काम करते हैं तो ओवर टाइम को ओवर टाइम प्रीमियम मिलता है। मतलब अगर नॉर्मल सैलरी हमारी 100 रुपीज़ है और अगर हम ओवर टाइम काम कर रहे हैं, हमारी 100 पर आवर का वेज है समझो, और हम ओवर टाइम कर रहे हैं तो ओवर टाइम का वेज कैसा होगा 130, 120, 150 ऐसा होगा। ये हम आगे भी डिटेल में देखेंगे, अलग अलग मेथड्स है ओवर टाइम कैलकुलेशन के। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ एक बार आ गए तो उन्होंने हमारी कंपनी कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे एम्प्लॉयज़ ज्वाइन कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो हमारा लॉस है। क्यों? नया एम्प्लॉय आता है, उसे 1 महीना हमें ट्रेनिंग देती है, बेफिजूल की सैलरी जाती है, फिर बाद में उसे काम समझने में काम सीखने में टाइम लगता है। जब तक वो काम सीखता है एफिशिएंसी आती है, तो एफिशिएंसी आने में टाइम लग जाता है। जैसे कि अगर वो नया नया काम कर रहा है, ये पेन की असेंबली करना है, तो वो पहले एक दिन में सिर्फ 10 करता है, फिर 10 के 15 करता है, 15 के 20 करता है, फिर एक जब उसकी एफिशिएंसी आ जाती है तब वो एक दिन में 30 करता है ना। तो धीरे धीरे तो एफिशिएंसी आने में 2 महीना 3 महीना 6 महीना वेस्ट होता है। जब तक वो काम सीखता है और काम सीख लिया उसने और फिर वो छोड़ के चले गया, तो फिर हमें ये जो प्रोसेस थी वो फिर से दोहरानी पड़ेगी। कोई नवे चिंटू को हायर करना होगा, फिर से उसे काम सिखाना होगा, फिर से उसे ट्रेनिंग देनी होगी, तो ये हमारा कॉस्ट बढ़ गया है ना। तो ये क्या है, एम्प्लॉय टर्नओवर। ये ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? यस सर, ये कम होना चाहिए। वेजेस एंड इंसेंटिव सिस्टम, हमारी वेज सिस्टम क्या है, इंसेंटिव सिस्टम क्या है, जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, हमारा जॉब कैसा है उसके लिए कैसा प्रोफेशन चाहिए। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, हमारे एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव है या नहीं है, सही आउटपुट दे रहे नहीं दे रहे, एफिशिएंसी कम है ज़्यादा है, ये सब कौन करता है। ये मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूरी है किस लिए, कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसको हम कलेक्ट कैसे करेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट को कलेक्ट करना मतलब, अब जैसे कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हर प्रोडक्ट पे हमारी कॉस्ट लगी होगी, तो कौन से प्रोडक्ट पे कितनी एम्प्लॉय कॉस्ट लगी ये हमें जानना है। इतना ही नहीं, हमें ये भी जानना है कि मोहन ने कौन सी एक्टिविटी पे कितना काम किया। हमें ये भी जानना है कि मोहन ने टोटल कितना काम किया है, टोटल ओवर टाइम कितना है मोहन का, और टोटल आइडल टाइम कितना है मोहन का। हमने मोहन को जो सैलरी पे की है वो सैलरी में से कितना ओवर टाइम है, कितना आइडल टाइम है, कितना एक्चुअल टाइम काम किया है, कितना नॉर्मल वेस्टेज है, हमें ये सारी बातें समझनी है। और मोहन ने जो काम किया वो कौन से प्रोडक्ट पे कितना कितना काम किया है हमें ये भी समझना है। इतना ही नहीं, हमें ये भी देखना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट पे कितना कितना लेबर लगा है, मोहन का कितना है, सोहन का कितना है, चिंटू का कितना है, मोन्टू का कितना है, हमें ये सारी बातें देखनी है, ठीक है। तो अमाउंट इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और जॉब्स कंप्लीटेड। It is the duty of this department to ascertain the effective wages per hour in each department and to analyze the total payment of wages of each department into the amount included in the direct cost. अब the amount treated as indirect employee and thus included the amount treated as the cost of idle time और the amount treated as abnormal। मतलब हमें क्या करना है, हमारे लेबर कॉस्ट का पूरा एनालिसिस करना है कि उसमें से इनडायरेक्ट लेबर का कितना था, डायरेक्ट लेबर का कितना था,
आइडियल टाइम कितना हुआ या एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, ये सारी बातें हमें पता चलनी चाहिए, इसका सबका बाइफर्केशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला कंसेप्ट, अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर। अटेंडेंस एंड पेरोल, अटेंडेंस मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम 30 दिन की सैलरी देती है, हम सैलरी उतनी ही देंगे जितने दिन वो आया, जितने दिन उसने काम किया है, अटेंडेंस होंगी ना। और पेरोल मतलब पेमेंट कैसा होगा उसका, उसकी प्रोसीजर देखते हैं। तो अटेंडेंस प्रोसीजर, हमारे फैक्ट्री में तो 500 लेबर है, 1000 लेबर है, तो उनकी अटेंडेंस कैसे लेंगे, जैसे कि हम स्कूल में लेते थे एक एक का नाम पुकारेंगे, नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। वो कोई स्टूडेंट्स नहीं है, कोई बच्चे नहीं जो एक एक का नाम पुकारेंगे, मिहिर प्रेजेंट सर, शिवानी प्रेजेंट सर, मिताली प्रेजेंट सर, ऐसा नहीं होगा। वो एक दूसरी प्रोसीजर होती है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइम कीपिंग मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग मतलब क्या है, कितने बजे आया और कितने बजे गया, मतलब हमारे फैक्टर में कितने देर था वो, टाइम कीपिंग, कब आया और कब गया, इसे बोलते हैं टाइम कीपिंग, कब आया और कब गया। करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है ये। अब मान लीजिए हमारी शिफ्ट है 10 से 6, ठीक है, और वो इंसान आ रहा है 4 बजे और 6 बजे जा रहा है, तो उसे क्या 10 से 6 का सैलरी देंगे, या वो रोज़ 10:30 बजे आ रहा है और 6 बजे जा रहा है, तो डेली हाफ आवर, मतलब एक हफ्ते में होते हैं वर्किंग 6 डेज, तो एक हफ्ते में 3 आवर्स, और एक महीने में होते हैं 4 हफ्ते, 3 आवर्स इंटू 4 वीक्स, मतलब 12 आवर्स का तो वो ऐसे ही चूना लगा दे रहा है हमें, है ना। 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से 1.5 डेज तो वो काम कर ही नहीं रहा है हमारे फैक्ट्री में। बात समझ में आ रही, हमारे फैक्ट्री का टाइम है 10 to 6, मतलब 8 आवर्स की ड्यूटी है, ठीक है। अब वो लेबर आ रहा है डेली 10:30 को, मतलब आज सिर्फ कितना लेट रहा है, सिर्फ 30 मिनट्स लेट आ रहा है, कितना, सिर्फ 30 मिनट्स लेट आ रहा है, लेकिन 30 मिनट्स इंटू एक हफ्ते में कितने दिन, 6 दिन है, ठीक है, 6 डेज है, वर्किंग 6 डेज है, तो 3 आवर्स, एक हफ्ते का 3 आवर्स, और एक महीने में कितने 4 वीक्स है, एक महीने में कितने 4 वीक्स है, तो कितना हो रहा है 3 आवर्स इंटू 3 आवर्स इंटू 4 वीक्स कितना हो रहा है 12 आवर्स, 12 आवर्स मतलब 1.5 डेज, 1.5 डेज मतलब कैसे 8 आवर्स का हमारा दिन है एक वर्किंग, तो 1.5 डेज का तो सैलरी फ्री में ले जा रहा है वो, 1.5 डेज का तो सैलरी फ्री में ले जा रहा है, शायद आपको दिखा नहीं है ये, एक बार देख लो, 1.5 डेज का तो सैलरी वो फ्री में ले जा रहा है, तो ऐसा होना चाहिए क्या 30 मिनट्स करके 1.5 दिन का सैलरी फ्री ले जा रहा है, नहीं, इसलिए प्रॉपर टाइम कीपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पेरोल्स, हमें सैलरी किसको कितनी देनी है ये कैसे पता चलेंगी, वो कितने देर काम किया और कितने देर काम किया ये कैसे पता चलेगा, टाइम कीपिंग से। कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम, जैसे कि 10 से 6 काम करना था, या मान लीजिए एक हफ्ते में 48 आवर्स काम करना था, वो काम किया है 55, मतलब 7 आवर्स का ज़्यादा काम किया है, तो ये 7 आवर्स क्या है, ओवर टाइम है। ओवर टाइम का क्या होता है, प्रीमियम भी मिलता है, तो ये कैसे पता चलेगा ओवर टाइम उसने काम किया, ये हमें पता चलेगा टाइम कीपिंग से। कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, टाइम कीपिंग से। फिर से देख लो, 10 to 6 का हमारा काम होता है, एक हफ्ते में 48 आवर्स काम करना था, उसने काम किया 55 आवर्स, मतलब 77 आवर्स उसने ज़्यादा काम किया, तो 7 आवर्स क्या है उसका ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम का उसे प्रीमियम मिलेगा, तो प्रीमियम कैसे पता चलेगा हमें, ये 7 आवर्स उसने ज़्यादा काम किया, टाइम कीपिंग से। कैसे, टाइम कीपिंग से। फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, है ना, ज़रूरी है एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। आइडल टाइम, कितने देर वो खाली बैठा था, कितने देर हम उसे काम नहीं दे पाए, या उसने कितने देर टाइम पास किया, आइडल टाइम। दोनों भी बातें हो सकती है, हमारी मशीन खराब हो गई, वो तो काम करना चाहता था लेकिन हम उसे काम नहीं दे पाए, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, वो तो काम करना चाहता था लेकिन हम उसे काम नहीं दे पाए, ये हो गया हमारी गलती से। लेकिन कई बार क्या होता है, लेबर टाइम पास करता है, 30 मिनट्स का लंच ब्रेक है तो वो 45 मिनट्स लगाता है, तो ये 15 मिनट्स एक्सेस क्या हो गया, आइडल टाइम हो, उसके वजह से हो या हमारे वजह से हो, नुकसान तो हमारा ही है ना, ठीक है। डिसिप्लिनरी पर्पस, अगर हमें पता है कि हमारा कोई चेक रख रहा है कि हम टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो हम बरोबर 10 बजे आएंगे, लेकिन हमें कोई चेक ही नहीं कर रहा है तो हम तो कभी भी आएंगे, मर्जी के मालिक हो जाएंगे, तो डिसिप्लिनरी पर्पस की वजह से। फॉर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आगे थर्ड टॉपिक में समझेंगे, हमें ओवरहेड्स लेबर के बेसिस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है।
मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग कैसे कैसे करते हैं, तो इसमें मैनुअल मेथड भी होती है और मैकेनिकल मतलब ऑटोमेटिक मेथड भी होती है। मैनुअल मेथड में कौन सी है, अटेंडेंस रजिस्टर मेथड। अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड मतलब एन अटेंडेंस रजिस्टर इज केप्ट टू रिकॉर्ड द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ एम्प्लॉय। मतलब जो हमारा स्कूल में होता था ना अटेंडेंस का रजिस्टर, बस वैसा ही सिक्योरिटी गार्ड जो होता है ना उसके पास एक रजिस्टर होता है। जैसे जैसे ही जो हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के गेट पे सिक्योरिटी का चेक पोस्ट होता है, यहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है और 10 बजे जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ अंदर घुसते हैं वो बोलते आते हैं अपना अपना नाम और वो प्रेजेंट लिखते जाता है। तो ये नॉर्मल है, एकदम पुराना ज़माने का। आज भी छोटी जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे यही फॉलो होता है, छोटी शॉप बोलो छोटी फैक्ट्रीज बोलो वहाँ पे यही फॉलो होता है रजिस्टर से। एक है मेटल डिस्क टोकन मेथड, ये काफ़ी ओल्ड मेथड है। इसमें क्या हुआ करता था कि हर एम्प्लॉय को नहीं क्या एक ऐसा टोकन दिया जाता था, ऐसे एक डिस्क दी जाती थी, उस पर नंबर होता था, हर एम्प्लॉय का अलग अलग नंबर होता था उस पर, ठीक है। हर एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन एक नंबर हुआ करता था, जैसे कि हमारा रोल नंबर होता है। तो और ऐसे एक बोर्ड लगा होता था, बोर्ड पे क्या होता था ऐसा नंबर लिखा होता था 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या है हमारे फैक्ट्री में मान लो 100 एम्प्लॉयज़ है, अगर 100 एम्प्लॉयज़ है और अगर हम रजिस्टर वाली मेथड फॉलो कर रहे हैं तो गेट पे 100 लोग एक साथ में 10 बजे आएंगे, 9:55 टू 10:10 के बीच में एकदम से 15 मिनट में 100 लोग आएंगे। तो सिक्योरिटी गार्ड आपको लगता है कि इतना फिजिबल है, इतने लोगों का अटेंडेंस ले पाएगा? नहीं। तो क्या किया जाता था बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, एक ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता था और वहाँ पे 1 से लेके 100 तक के नंबर लगा दिए जाते थे। तो क्या होता था जैसे ही जैसे एम्प्लॉय आते जा रहे तो अपना अपना रिंग वो लगाते जाते थे, जैसे जिसका रिंग नंबर 5 है वो 5 नंबर पे टंगा देता था, जिसका 8 नंबर है वो 8 नंबर पे टंगा देता था। तो फिर जब अराउंड 10:05 10:10 जो भी सिक्योरिटी गार्ड है या जो भी पर्सनल है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का जो भी एम्प्लॉई है वो देख लेता था 1 to 100 में कितनी रिंग मिसिंग है, जैसे कि 2 नंबर की रिंग मिसिंग है, 2 नंबर की रिंग मिसिंग है तो वो लिख लेता था, नोट कर लेता था। मतलब 2 नंबर का एम्प्लॉई अभी तक आया नहीं है या बाद में आया तो उसका टाइम स्पेसिफिक रिकॉर्ड करता था। और जितनी रिंग्स पहले से लगी होती थी मतलब इतने लोग टाइम पे आए, जितनी रिंग्स या जितने टोकन नहीं लगे इतने लोग लेट आए हैं या तो फिर वो नहीं आए, ठीक है। ये भी आउटडेटेड मेथड है। अभी क्या है, अभी टेक्नोलॉजी है तो अभी मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक मेथड चलती है। पंच कार्ड अटेंडेंस, ये क्या पंच कार्ड मतलब क्या होता है, हमारा जो स्मार्ट कार्ड होता है जैसे कि एटीएम कार्ड होता है ना, वैसा स्मार्ट कार्ड दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, उसमें चिप लगी होती है। तो एम्प्लॉयज़ जब भी फैक्ट्री पे या ऑफिस में आते हैं तो अपना जो स्मार्ट कार्ड है वो एक स्कैनर होता है, वो स्कैनर में टच करते हैं तो उनका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो जो स्मार्ट कार्ड में चिप होती है उसमें एम्प्लॉय का पूरा डिटेल होता है, नेम, आधार नंबर, पैन नंबर, कौन से डिपार्टमेंट में, इसको क्या क्या राइट्स है, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप वगैरह, ये सारा डेटा होता है उसमें। तो जैसे ही एम्प्लॉय फैक्ट्री गेट पे या ऑफिस में आता है वो पंच कार्ड सिर्फ स्कैन करता है तो उसका इन टाइम भी आ जाता है और जब बाहर जाता है तो फिर दोबारा पंच करता है तो आउट टाइम भी मिल जाता है। तो इसमें एक्यूरेसी होती है, इसमें एक्यूरेसी होती है। पहले की 2 मेथड्स में एक्यूरेसी नहीं थी, 10-20-25 मिनट का फ़र्क पड़ता था, लेकिन यहाँ पे एक एक मिनट में एक एक मिनट की एक्यूरेसी होती है, क्योंकि हमें जो मंथ के एंड में हम शीट निकालते हैं, टाइम डेटा निकालते हैं, उसमें एक्यूरेसी होती है। अ पंच कार्ड कंटेंट्स डेटा रिलेटेड विद द एम्प्लॉय इन डिजिटल फॉर्म, बहुत ईजी है। आपने स्काईफाई मूवीज़ में भी देखा होगा, हॉलीवुड की बॉलीवुड की। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ये इससे एक स्टेप और आगे है। बायोमेट्रिक मतलब हमारा रेटिना होता है, पाम होता है, थम होता है, इन सारी चीज़ों को स्कैन किया जाता है। तो हम जब भी ऑफिस में या फैक्ट्री में जाते हैं तो हमारा थम स्कैन करते हैं तो हमारा डेटा आ जाता है इन टाइम आउट टाइम, ठीक है। रिक्विजिट ऑफ अ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम, टाइम कीपिंग सिस्टम गुड हो उसके लिए क्या क्या चाहिए। सिस्टम ऑफ टाइम कीपिंग शुड बी सच विच शुड नॉट अलाउ प्रॉक्सी, मतलब आज मिहिर क्लास में नहीं आया है तो मिताली ने उसका अटेंडेंस नहीं लगाना चाहिए, मतलब मिहिर फैक्ट्री में नहीं आया तो उसकी फ्रेंड मिताली ने उसका अटेंडेंस नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यो इसमें पॉसिबल है, पंच कार्ड में पॉसिबल है। कैसे, मिहिर बोला मैं तो आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मिताली तू मेरा पंच कार्ड लेके चल जा, मेरा भी पंच कर देना। तो ऑफिस में आया कौन है, सिर्फ मिताली, लेकिन अटेंडेंस किसका लग गया, मिहिर का भी लग गया, इसलिए पंच कार्ड का ये ड्रॉबैक है। लेकिन बायोमेट्रिक में ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, अंगूठा थोड़ी काट के दे देगा मिहिर, ये ले मिताली मेरा अंगूठा लेके जा और अटेंडेंस लगा देना, है ना। तो प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए। देयर शुड ऑल्सो बी ए प्रोविजन ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम ऑफ पीस एम्प्लॉइज सो दैट रेगुलर अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन मे बी मेंटेन, दिस इज नेसेसरी।
जो हमारे टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ है उनका भी अटेंडेंस प्रॉपर होना चाहिए, टाइम ऑफ अराइवल एज वेल एज टाइम ऑफ डिपार्चर प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग शुड बी मैकेनिकल सो दैट चांसेस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइम मे नॉट अराइज बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड टाइम कीपर। मतलब कभी ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय और टाइम कीपर का ही झगड़ा हो जाए कि यार मैंने तो पंच किया था लेकिन पंच हुआ नहीं, तो मेरी क्या गलती, मैं तो 10 बजे आया था लेकिन वो तुम्हारे पंच मशीन ने मेरा थंब नहीं लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। ऐसा होता है, ऐसा रियल लाइफ में होता है। हम पंच करके अंदर आ जाते हैं और मंथ एंड में पता चलता है कि उस दिन हमारा पंच ही नहीं हुआ है। ठीक है। लेट कमर्स शुड रिकॉर्ड लेट अराइवल्स, एनी रिलैक्सेशन इन दिस रिगार्ड विल एनकरेज इनडिसिप्लिन। लेट कमर्स है तो उनका टाइम लेट, जैसे कि 10 का टाइम है, आप 10:15 आए तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ने टाइम 10:50 नहीं लिखना चाहिए। अगर वो फिर भी 10 लिखता है तो फिर लेट कमर्स को तो और भी आज़ादी मिल जाती है। द सिस्टम शुड बी सिंपल, स्मूथ एंड क्विक होनी चाहिए, शुड बी रिव्यूड, बार बार उसका रिव्यू लेते रहना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा टाइम कीपिंग। अब देखते हैं टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग मतलब कितना देर उसने क्या। टाइम बुकिंग रेफर्स टू अ मेथड वेर इन ईच एक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। जैसे कि एम्प्लॉय आ कब रहा है फैक्ट्री में 10 बजे, जा कब रहा है 6 बजे, मतलब 8 आवर्स वो फैक्ट्री में है, लेकिन 8 आवर्स उसने क्या क्या काम किया, क्या क्या काम किया, कौन से प्रोडक्ट पे काम किया, कौन से प्रोडक्ट पे काम किया, कौन से मशीन पे काम किया, कौन से जॉब पे काम किया, लंच के लिए कितना टाइम लगाया, टी ब्रेक पे कितना टाइम लगाया, एक काम से दूसरे काम जाने पे स्विच ओवर में कितना टाइम लगाया, एक काम को छोड़ के दूसरे काम को ज्वाइन करने में स्विच ओवर पे कितना टाइम लगाया, कपड़े बदल के चेंजिंग वेंजिंग करने में कितना टाइम लगाया। ये कैसे पता चलेगा हमें, टाइम बुकिंग से। ये कैसे पता चलेगा, टाइम बुकिंग से। ठीक है। टाइम बुकिंग फॉर कॉस्टिंग, द टाइम स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी इज यूज्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट, कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना टाइम लग रहा है। जैसे हमें पता है कि चिंटू का सैलरी है 100 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, और चिंटू ने पूरे हफ्ते में और मोबाइल फ़ोन बनाने में, मोबाइल एक्स बनाने में चिंटू ने 70 आवर्स लगाए। तो 70 आवर्स इंटू 100 मतलब 7000 का लेबर लग गया इस पे। मतलब मोबाइल की कॉस्ट में लेबर कॉस्ट कितनी हो गई, चिंटू के 70 आवर्स, एक आवर का रेट है 100, तो 7000 है ना। ये कैसे पता चल रहा है हमें, टाइम बुकिंग से। टाइम बुकिंग टू मेजर इफ़िशियंसी, हमारा स्टैंडर्ड टाइम था कि ये मोबाइल बनाने को लगना चाहिए 80 आवर्स, चिंटू ने बनाए 70 आवर्स, इसका मतलब चिंटू एफिशिएंट है। चिंटू ने लगाए 90 आवर्स, इसका मतलब चिंटू इनएफिशिएंट है। टाइम बुकिंग फॉर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो हमारा जो वेरिएंस आ रहा है 70 का 80 हो रहा है, 80 का 70 हो रहा है या 80 का 90 हो रहा है, ये क्या है, वेरिएंस है। ये क्यों हो रहा है, ये एक तो कंट्रोलेबल रीजंस की वजह से होगा या अनकंट्रोलेबल रीजंस की वजह से होगा। कंट्रोलेबल रीजंस मतलब क्या होता है कि जो हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कारण जो हम अवॉइड कर सकते हैं और जिसको अवॉइड किया तो ये जो डेविएशन है वो डेविएशन कम होगा, हमारा लॉस कम होगा। और अनकंट्रोलेबल मतलब ये हमारे हाथ के बाहर, ये मशीन ब्रेक डाउन हो गया, पावर कट हो गया, पावर फेलियर हो गया, सुनामी आ गया, लॉकडाउन हो गया, ये हमारे हाथ में है क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, अनकंट्रोलेबल रीजंस। टाइम और जॉब कार्ड कैन बी ऑफ 2 टाइप। देखो 2 टाइप के जॉब कार्ड हो सकते हैं। एक होता है वन कंटेनिंग एनालिसिस ऑफ टाइम विथ रेफरेंस टू ईच जॉब। जैसे कि हमारा जॉब 1 है, जॉब 1 में हम क्या कर रहे हैं, नैनो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब नैनो मैन्युफैक्चर करने पे चिंटू ने असेंबल किया, मोन्टू ने पेंटिंग किया, है ना, पिंटू ने डेंटिंग किया, है ना। हर किसी ने अलग अलग काम किया, अलग अलग लेबर। एक एम्प्लॉय तो किसी एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करेगा, मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करेंगे। तो एक प्रोडक्ट, एक जॉब वन क्या है, नैनो, तो नैनो का एक जॉब कार्ड होगा, उसमें जो भी एम्प्लॉय जो काम करता है वो सब लिख के आ जाएगा। 7 आवर्स क्या काम किया, पेंटिंग किया, 9 आवर्स क्या काम किया, डेंटिंग किया, 11 आवर्स क्या काम किया, असेंबल किया, तो ये सारा आ जाएगा। फिर बाद में इनके रिस्पेक्टिव 7 आवर्स, इसका सैलरी है 100 के, इसका 120 का है, इसका 90 का है, तो इस पे से हमें लेबर कॉस्ट मिल जाएगी। इस पे से हमें क्या मिलेगा, लेबर कॉस्ट, है ना। तो ये एक मेथड है कि हम जॉब का एक जॉब कार्ड बना ले और उस पर जिसने जिसने जैसा जैसा काम किया उसके अकॉर्डिंगली हमें मिलेगा। और दूसरा मेथड क्या है कि हम हर एम्प्लॉय का एक कार्ड बना ले, जैसे कि चिंटू का एक कार्ड बना ले।
चिंटू का कार्ड में क्या होगा कि चिंटू ने नैनो पे कितना काम किया, टियागो पे कितना काम किया पूरे मंथ में या पूरे डे में या पूरे वीक में, और रेंज रोवर पे कितना काम किया, ठीक है। तो ये मेथड है। दो मेथड है, एक ये जो है टाइम कीपिंग का टाइम बुकिंग की दो मेथड है। एक तो जॉब वाइज कार्ड बनाएंगे हम, और या तो फिर एक एम्प्लॉय वाइज बनाएंगे। दोनों भी मेथड की अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। ये आप एक बार थ्योरी पढ़ लेना। आज यहीं रुकते हैं, यहाँ तक कि आपको थ्योरी पढ़ना है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे बताइए। सिंपल सा टॉपिक है, रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से अभी हमने समझ भी लिया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको सब समझ में आया हो। कोई भी डिफ़िकल्टी है तो व्हाट्सएप करो। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।